In this video, I have discussed about the questions related to Unit 2 of CSIR JRF NET paper, and this question is related to the protein trafficking. और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले प्रोटीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड मैं एक ओवरऑल पिक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इस फ्रेमवर्क से क्वेश्चंस को टैकल करने में आपको आसानी होगी। क्योंकि अगर मैं इस क्वेश्चंस का आंसर पॉइंट आउट करता हूँ तो आप न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का मीनिंग ये होता है कि उससे रिलेटेड जो बाकी अदर इंफॉर्मेशंस हैं वो भी आपके माइंड में क्लियर रहे, ताकि प्रोटीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस अगर आप इनकाउंटर करते हो तो आप उसे भी सॉल्व कर सको। तो नौ सी ये मैं एक समरी प्रोटीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड फ्लो चार्ट के फॉर्म में मेंशन किया हूँ। ये मैं लाइफ साइंसेस की बुक से ही कलेक्ट किया हूँ। तो सपोज किसी यूकैरियोटिक सेल के साइटोसॉल में 80S राइबोसोम्स के द्वारा सर्टेन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है। तो वो प्रोटीन साइटोसॉल में सिंथेसाइज्ड होने के बाद सेल से बाहर भी मूव करता है, सेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में मूव करता है। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इन प्रोटीन्स के पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में इंटर करने के लिए या सेल से बाहर मूव करने के लिए जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस कहाँ प्रेजेंट होगा। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है, अगर किसी यूकैरियोटिक सेल के साइटोसॉल में 80S राइबोसोम्स के द्वारा डिफरेंट प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है, तो उनमें से बहुत सारे प्रोटीन साइटोसॉल में ही रिटेन्ड होते हैं। कुछ प्रोटीन सेल से बाहर भी मूव करता है सिक्रीटरी प्रोटीन के तौर पर, कुछ प्रोटीन सेल के ऑर्गेनेल्स में इंटर करता है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि प्रोटीन जो साइटोसॉल में 80S राइबोसोम के द्वारा सिंथेसाइज्ड हो रहा है उसके पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस होता है, और उसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस के कारण प्रोटीन एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में इंटर करता है, चाहे वो कंपार्टमेंट के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर करते हो या आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिडर करो। तो 80S राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स में दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो उनके पास स्पेसिफिक सिग्नल प्रेजेंट हो जिसे मैं यहाँ सॉर्टिंग सिग्नल के तौर पर मेंशन किया हूँ, या उन प्रोटीन के पास किसी भी तरह का कोई सिग्नल प्रेजेंट ना हो। अगर प्रोटीन विदाउट सिग्नल है तो वो प्रोटीन साइटोसॉल में ही रिटेन्ड होगा। बट अगर किसी प्रोटीन के पास सॉर्टिंग सिग्नल है तो वो सिग्नल टू डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, या तो सिग्नल पैच के फॉर्म में हो सकता है या सिग्नल सीक्वेंस के फॉर्म में हो सकता है। और अगर सिग्नल सीक्वेंस के फॉर्म में है तो फिर इनके टू डिफरेंट लोकेशंस हो सकते हैं, या तो वो सिग्नल सीक्वेंस पॉलीपेप्टाइड में इंटरनली लोकेटेड हो या एंड पर लोकेटेड हो। अगर एंड पर लोकेटेड है तो उसे आप टर्मिनल सिग्नल के तौर पर आप कंसिडर करोगे, और अगर इंटरनली लोकेटेड है तो आप उसे इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस के तौर पर कंसिडर करते हो। और जो टर्मिनल है वहां भी दो सिचुएशन हो सकती है, या तो वो एन टर्मिनस पर प्रेजेंट हो या सी टर्मिनस पर लोकेटेड हो। और अगर एन टर्मिनस पर प्रेजेंट है तो अगेन उस सिग्नल के टू डिफरेंट फेट्स हो सकते हैं। एक फेट ये हो सकता है कि वो सिग्नल अपना रोल प्ले करने के बाद वहां से रिमूव हो जाए, तो आप उस कंडीशन में उसे क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंसेस के तौर पर कंसिडर करते हो। या वो सिग्नल सीक्वेंस अपना रोल प्ले करने के बाद भी प्रोटीन में प्रेजेंट हो एन टर्मिनस पर, उसे आप नॉन क्लीवेबल सिग्नल सीक्वेंस के तौर पर कंसिडर करते हो। तो एन टर्मिनस पर प्रेजेंट सिग्नल सीक्वेंसेस क्लीवेबल भी हो सकता है, नॉन क्लीवेबल भी हो सकता है। बट सी टर्मिनस पर प्रेजेंट जो सिग्नल सीक्वेंस है वो नॉन क्लीवेबल होते हैं, उसमें क्लीवेबल कंडीशंस रिपोर्टेड नहीं है। और जो सिग्नल सीक्वेंसेस इंटरनली लोकेटेड होता है वो भी नॉन क्लीवेबल होता है, और जो सिग्नल पैच है वहां भी आपको नॉन क्लीवेबल कंडीशंस मिलते हैं। तो इस तरह से एक फ्रेमवर्क आप अपने माइंड में डेवलप कर सकते हो कि 80S राइबोसोम के द्वारा साइटोसॉल में अगर कोई प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होता है तो उस प्रोटीन का फेट क्या होगा। तो उस प्रोटीन का फेट इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनके पास कोई स्पेसिफिक सिग्नल प्रेजेंट है या नहीं। अगर स्पेसिफिक सॉर्टिंग सिग्नल नहीं प्रेजेंट है तो वो फिर साइटोसॉल में ही रिटेन होगा। अगर सॉर्टिंग सिग्नल है तो फिर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, पैच के फॉर्म में है या सीक्वेंस के फॉर्म में है, और अगर सीक्वेंस के फॉर्म में है तो फिर उनका लोकेशन कहाँ है। अगर वो एंड पर लोकेटेड है तो फिर कौन से एंड पर लोकेटेड है, और अगर एंड टर्मिनस पर अगर लोकेटेड है तो फिर वो क्लीवेबल है या नॉन क्लीवेबल है। तो ये सारे इंफॉर्मेशंस आप प्रोटीन ट्रैफिकिंग के दौरान किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के रिस्पेक्ट में आप मेंशन करते हो। अब यहाँ मेंशन है सिग्नल सीक्वेंसेज डायरेक्ट प्रोटीन टू द करेक्ट इंट्रासेलुलर लोकेशंस, which one of the following sequences is typically used to import protein into the nucleus। देखो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि सिग्नल सीक्वेंस के फॉर्म में है, सिग्नल पैच के फॉर्म में नहीं। और जब कोई प्रोटीन साइटोसॉल से न्यूक्लियस में इंटर करता है तो इसे डिस्क्राइब किया जाता है इंपोर्ट,
और जब न्यूक्लियस से साइटोसॉल में मूव करते हैं तो इसे डिस्क्राइब किया जाता है एक्सपोर्ट। तो यहाँ इंपोर्ट की बात हो रही है कि प्रोटीन साइटोसॉल से न्यूक्लियस में इंटर कर रहा है, इट मीन्स इंपोर्ट की बात हो रही है। तो जो प्रोटीन न्यूक्लियस में इंटर करेगा उस पर्टिकुलर प्रोटीन के पास सॉर्टिंग सिग्नल होगा और वो सिग्नल सीक्वेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। फिर क्वेश्चन ये होता है कि सिग्नल का लोकेशन क्या होगा। सिग्नल का लोकेशन इंटरनल होता है। अब अगर इंटरनल है तो ये कंडीशन क्लियर है कि वो नॉन क्लीवेबल होगा। अब इस इंटरनल सिग्नल सीक्वेंस का नेचर क्या होगा, तो ये बेसिकली बेसिक अमीनो एसिड रिच कंडीशन शो करता है और बेसिक अमीनो एसिड के तौर पर आप आर्जिनिन एंड लाइसिन को कंसीडर करते हो। तो ये आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच कंडीशन शो करता है। फिर क्वेश्चन ये भी एराइज होता है कि इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कौन करता है। इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए एक रिसेप्टर होता है जिसे आप डिस्क्राइब करते हो इम्पोर्टिन के तौर पर। तो अब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियस में जो प्रोटीन इंटर कर रहा है उस प्रोसेस को आप इंपोर्ट के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। तो प्रोटीन जो इंपोर्ट के प्रोसेस में इंटर कर रहा है वहां सॉर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस के फॉर्म में है, इंटरनली लोकेटेड है, नॉन क्लीवेबल है, आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच है और इस सिग्नल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है उसे आप डिस्क्राइब करते हो इंपोर्टिन। और अगर कोई प्रोटीन न्यूक्लियस से साइटोसॉल की ओर मूव कर रहा है तो इस प्रोसेस को आप डिस्क्राइब करते हो एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट के लिए भी स्पेसिफिक सिग्नल रिस्पॉन्सिबल होगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस इंपोर्ट से रिलेटेड है तो मैं सिर्फ इंपोर्ट को ही यहाँ एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो आप देखो कि यहाँ जितने भी सीक्वेंस मेंशन है उनमें से किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में बेसिक अमीनो एसिड रिच कंडीशन है। अब देखो यहाँ जो सीक्वेंस मेंशन है वो सी टर्मिनस पर मेंशन है, क्योंकि दिस इज द अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप। ये भी अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि ये सी टर्मिनस के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यहाँ सीक्वेंस का नेचर क्या होना चाहिए, तो इंटरनल सीक्वेंसेस के तौर पर आप इन दोनों को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कार्बोक्सिल ग्रुप या अल्फा अमीनो ग्रुप मेंशन नहीं है, तो आप इंटरनली लोकेटेड सिग्नल के तौर पर आप इसे कंसीडर कर सकते हो। और इस जो ए ऑप्शन में यहाँ सिग्नल सीक्वेंस मेंशन है इसमें लाइसिन और आर्जिनिन रिच कंडीशन शो किया गया, तो दिस शुड बी द आंसर। और आप इसी कंडीशंस को बाकी अदर ऑर्गेनेल्स में टारगेटिंग के दौरान अप्लाई कर सकते हो, तो चीजें आपके माइंड में क्लियर रहेगी। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू साइटोस्केलेटन और साइटोस्केलेटन के तौर पर आप एनिमल सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट को आप कंसिडर करते हो। तो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स often have a characteristic position in the cytosol. In animal cell, for example, the Golgi apparatus is located close to the nucleus. Which component is directly involved in ensuring correct Golgi localization in animal cell? देखो इस क्वेश्चन का आंसर होगा माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि विद इन द सेल किसी ऑर्गेनेल्स के लोकलाइजेशंस को इंश्योर करता है माइक्रोट्यूब्यूल। अब जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इनका लोकलाइजेशंस में माइक्रोट्यूब्यूल रोल प्ले करता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के डिफरेंट फंक्शंस को अगर मेंशन करूं या उसको समराइज करूं, तो एक तो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया पोजीशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पर्टिकुलर पोजीशन आप शो कर रहे हो तो उनके लिए माइक्रोट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कार्गो के साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करता है, उसके लिए भी माइक्रोट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल है। और नॉट ओनली द ट्रांसपोर्ट वेसिकल बल्कि ऑर्गेनेल्स का भी अगर सेल के अंदर मूवमेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर माइटोकॉन्ड्रिया विद इन द सेल एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करता है तो उनके लिए भी माइक्रोट्यूब्यूल रिस्पॉन्सिबल है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल आप माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस के दौरान भी आप शो करते हो। जब मेटाफेज स्टेज के दौरान, एनाफेज स्टेज के दौरान क्रोमोजोम्स का मूवमेंट होता है तो उन क्रोमोजोम्स के मूवमेंट के लिए स्पिंडल फाइबर रिस्पॉन्सिबल है और स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स का ही बना होता है। तो क्रोमोजोम्स के मूवमेंट के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल फ्लैजिला और सीलिया के भी फॉर्मेशन में है, और अगर किसी सेल के साथ फ्लैजिला और सीलिया एसोसिएटेड है तो सेल का नेचर आप मोबाइल शो करते हो। तो सेल की मोटिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फ्लैजिला और सीलिया के फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करता है। इन केस ऑफ द प्लांट, जब साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है तो साइटोकाइनेसिस किस पर्टिकुलर प्लेन में डेवलप होगा वो माइक्रोट्यूब्यूल के द्वारा डिसाइड होता है, क्योंकि जब आप
एनिमल सेल का केस स्टडी करता हूँ तो वहाँ एक्टिन फिलामेंट का रोल होता है, बट अगर मैं प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को कंसिडर करता हूँ तो यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स रोल प्ले करता है, क्योंकि प्री प्रोफेज बैंड के द्वारा ये डिसाइड होता है कि साइटोकाइनेसिस किस पर्टिकुलर प्लेन में परफॉर्म होगा। तो इस तरह से मल्टीपल फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। उनमें से एक फंक्शन है लोकलाइजेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल, तो उसका आंसर होगा माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्वेश्चन ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स है और फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर्स हैं वहां भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के दौरान भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को डिस्क्राइब किया था, उसको क्लासीफाई किया था। अगर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को आप क्लासीफाई करते हो तो आप दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हो। उनमें से एक कैटेगरी क्लास 1 का होता है और दूसरी कैटेगरी क्लास 2 का होता है। और क्लास 1 कैटेगरीज में आप रेट्रो ट्रांसपोजोन या रेट्रो एलिमेंट को आप कंसिडर करते हो, तो मैं उसे शॉर्ट फॉर्म में रेट्रो ट्रांसपोजोन के तौर पर डिस्कस कर रहा हूँ। और रेट्रो ट्रांसपोजोन में फर्दर आप टू कैटेगरीज कंसिडर करते हो। एक होता है LTR रेट्रो ट्रांसपोजोन और दूसरी कैटेगरीज होता है नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोजोन का। और जो नॉन LTR है यहाँ अगेन आप टू कैटेगरीज शो करते हो। एक कैटेगरी आप शो करते हो लाइन और दूसरी कैटेगरी आप शो करते हो साइन के। और क्लास 2 को आप ट्रांसपोजोन के तौर पर आप डिस्क्राइब करते हो और मैंने ट्रांसपोजोन्स के एग्जांपल्स को भी कोट किया था। अब जब आप लाइन और साइन इन दोनों को जब आप डिस्टिंग्विश करते हो तो आप लाइन को ऑटोनोमस कैटेगरीज में प्लेस करते हो और साइन को नॉन ऑटोनोमस कैटेगरीज में प्लेस करते हो। आप इस तरह से लाइन और साइन को डिस्टिंग्विश करते हो कि लाइन ऑटोनोमस है और साइन नॉन ऑटोनोमस। अब ये ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस कंडीशंस किस बेसिस पर डेवलप किया गया है? अगर किसी भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को आपने कंसिडर किया और उस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के पास कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जिनके द्वारा वो प्रोटीन को कोड कर रहा है और वो प्रोटीन इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की मोबिलिटी में रोल प्ले कर रहा है, तो मैं इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को डिस्क्राइब करूंगा एज एन ऑटोनोमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के तौर पर, क्योंकि ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट अपनी मोबिलिटी के लिए जो प्रोटीन है वो खुद सिंथेसाइज कर, वो किसी अदर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो ऑटोनोमस। और अगर कोई ट्रांसपोजेबल एलिमेंट जिसके पास मोबिलिटी की एबिलिटी है बट उस मोबिलिटी के लिए जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, उस प्रोटीन को, उस एंजाइम को वो किसी अदर ऑटोनोमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से बोरो कर रहा है, तो उसे आप डिस्क्राइब करते हो नॉन ऑटोनोमस। तो लाइन को आप ऑटोनोमस कैटेगरीज में रखते हो और साइन को नॉन ऑटोनोमस कैटेगरीज में आप प्लेस करते हो, क्योंकि लाइन अपनी मोबिलिटी के लिए प्रोटीन और एंजाइम खुद कोड करता है, बट साइन अपनी मोबिलिटी के लिए एंजाइम्स और प्रोटीन को खुद कोड नहीं करता है और मोबिलिटी के लिए वो साइन लाइन पे डिपेंडेंट है। तो अब आंसर फाइंड आउट कर सकते हो जो करेक्ट ऑप्शन होगा। साइन रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैं इसे क्लास 1 कैटेगरीज के मेंबर के तौर पर शो किया हूँ, जिसे आप रेट्रो ट्रांसपोजोन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, LTR नॉन LTR, और नॉन LTR में भी फर्दर दो कैटेगरीज शो करते हो, लाइन एंड साइन। साइन कैन ट्रांसपोजेज इंडिपेंडेंटली, गलत है क्योंकि ये तो नॉन ऑटोनोमस है। साइन कैन मोबिलाइज द नेबरिंग लाइन लिपिड, ये भी गलत है क्योंकि लाइन साइन को मोबिलाइज करता है, ना कि साइन लाइन को मोबिलाइज करेगा। साइंस आर नॉर्मली ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA पॉलीमरेज 1। देखो, जब आप लाइन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को मेंशन करते हो तो जो RNA पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज RNA पॉलीमरेज 2, क्योंकि लाइन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए RNA पॉलीमरेज 2 रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि साइन के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए RNA पॉलीमरेज 3 रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो यहाँ स्टेटमेंट मेंशन है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि साइन RNA पॉलीमरेज 3 के द्वारा ट्रांसक्राइब होता है जबकि लाइन RNA पॉलीमरेज 2 के द्वारा ट्रांसक्राइब्ड होता है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन क्रोमेटिन के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और इस टॉपिक से भी सेवरल क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं CSIR नेट के पेपर में, तो मैं इस क्वेश्चंस को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एवरी स्टेटमेंट्स के जो मीनिंग है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। द हिस्टोन टेट्रामर इज द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम कंप्राइजेस H2A, H2B, H3 and H4. And Q statement है the end terminal tail of the core histone are believed to stabilize the 30 nanometer fiber of nucleosomal DNA by the interactions with the adjacent nucleosome. पहले इन दो स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो, जब आप क्रोमेटिन के ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हो तो BDNA
जिसे आप 2 नैनोमीटर फाइबर के तौर पर कंसिडर करते हो। वो सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से 11 नैनोमीटर फाइबर में कन्वर्ट होता है। 11 नैनोमीटर का फाइबर 30 नैनोमीटर के फाइबर में कन्वर्ट होता है। अगर सेल डिवीजन के प्रोसेस में इंटर करता है तो क्रोमेटिन मोर कंडेंस स्टेट में कन्वर्ट होता है और 30 नैनोमीटर का फाइबर 300 नैनोमीटर के फाइबर में चेंज होता है और ये 300 नैनोमीटर का फाइबर 700 नैनोमीटर के फाइबर में चेंज होता है, जो कि हाईली कंडेंस स्टेट को शो करता है और ये कंडीशन आप मेटाफेज एनाफेज स्टेज में आप शो करते हो। बट नॉर्मली जब आप क्रोमेटिन को कंसिडर करते हो तो क्रोमेटिन में 11 नैनोमीटर से लेकर के 30 नैनोमीटर का डायमीटर आप शो करते हो। तो मैं 11 नैनोमीटर के फाइबर को यहाँ शो किया हूँ। अगर आप माइक्रोकोकल न्यूक्लियस से इस 11 नैनोमीटर फाइबर को ट्रीट करते हो तो माइक्रोकोकल न्यूक्लियस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्रेजेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो सपोज ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के कारण ये न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर यहाँ से डिसोसिएट हुआ। अब जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर मैं यहाँ शो कर रहा हूँ ये माइक्रोकोकल न्यूक्लियस के एप्लीकेशन के बाद है। अब मैं इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट हिस्टोन प्रोटीन्स हैं या जो डीएनए है अगर मैं उसे कंसिडर करूं तो यहाँ डीएनए का जो लेंथ है वो आपको मिलता है अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स। ये मैं एक एवरेज वैल्यू को मेंशन कर रहा हूँ और ये 200 बेस पेयर का डीएनए इनमें आप दो कंपोनेंट शो करते हो। एक तो कोर डीएनए शो करते हो जिसका लेंथ ऑलमोस्ट जो है फिक्स होता है और दूसरा लिंकर डीएनए के तौर पर और दूसरा जो कंपोनेंट है उसे आप लिंकर डीएनए के तौर पर आप डिस्क्राइब करते हो। और जो कोर डीएनए है इनका साइज जो है फिक्स होता है एवरी न्यूक्लियोसोम में। इट इज अप्रोक्सीमेटली 147 बेस पेयर। मैं अप्रॉक्स वैल्यू इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि कुछ लिटरेचर में 146 भी मेंशन होता है। और ये 147 बेस पेयर कितना टर्न डेवलप कर रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 1.75 टर्न ये डेवलप कर रहा है, जिसे आप सुपर क्वाइलिंग के तौर पर आप डिस्क्राइब करते हो। क्योंकि अगर मैं 1.75 टर्न अगर शो कर रहा हूं तो ये सुपर क्वाइल कंडीशन को शो कर रहा है और सुपर क्वाइलिंग में भी जो है सोलेनोइडल कंडीशंस या टोरॉइडल कंडीशंस को शो कर रहा है। अब अगर ये सुपर क्वाइल 1.75 टर्न अगर शो कर रहा है तो फिर क्वेश्चन है कि इनका सुपर क्वाइलिंग का नेचर राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, तो इट इज लेफ्ट हैंडेड। और लिंकर डीएनए का साइज वेरी करता रहता है, इसलिए मैं यहाँ लिंकर डीएनए के साइज को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। तो जब आप इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में डीएनए के साइज को मेंशन करते हो तो आप एवरेज साइज अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर मेंशन कर रहा हूँ, जिसमें कोर डीएनए का पार्ट ऑलमोस्ट फिक्स साइज का होता है अप्रोक्सीमेटली 147 बेस पेयर, जो हिस्टोन प्रोटीन पर 1.75 टर्न डेवलप करता है, जिसे आप सुपर क्वाइल या सुपर ट्विस्ट के तौर पर कंसिडर करते हो। और ये सुपर क्वाइलिंग या सुपर ट्विस्ट का जो डायरेक्शन आप शो करते हो वो लेफ्ट हैंडेड होता है। और इस न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी एसोसिएटेड है। और हिस्टोन प्रोटीन में भी आप 2 डिफरेंट टाइप्स को शो करते हो, एक लिंकर हिस्टोन और दूसरा कोर हिस्टोन। और कोर हिस्टोन के तौर पर आप यहाँ मेंशन करते हो H2A, H2B, H3 एंड H4। और यहाँ मैं जितने भी कोर हिस्टोन को शो कर रहा हूँ इन कोर हिस्टोन के सिंगल कॉपी नहीं होते, इनके 2 कॉपीज होते हैं। इट मीन्स कि H2A के भी 2 कॉपीज, H2B के भी 2 कॉपीज, H3 और H4 सबके 2 कॉपीज होंगे। और जब आप इन 4 सबयूनिट्स के 2 कॉपीज को शो कर रहे हो तो जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर के तौर पर डेवलप होता है। और ये मैं कोर हिस्टोन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अगर मैं लिंकर हिस्टोन की बात करूँ तो लिंकर हिस्टोन के तौर पर आप यहाँ H1 के प्रेजेंस को शो करते हो। और कोर हिस्टोन का जब ऑक्टामेरिक फॉर्म में अरेंजमेंट आप कंसिडर करते हो तो वो अरेंजमेंट भी एक फिक्स पैटर्न में होता है, क्योंकि जब ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर बनता है तो H3 एंड H4 ये इंडिपेंडेंटली या सेपरेटली ये ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि ये डायमर के फॉर्म में पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे H3 एंड H4 के आप 2 कॉपीज आप यहाँ ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में शो करते हो। और इसके साथ H2A एंड H2B ये भी डायमर के फॉर्म में यहाँ ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और ये मैं एक सिंगल H2A H2B डायमर को शो किया हूँ। दूसरा जो H2A H2B डायमर है ये इस मैनर में एसोसिएट होता है और इस तरह से ये एक ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ और इस ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में कोर हिस्टोन पार्टिसिपेट किया है। और इस ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर के साथ डीएनए रैप करता है, जबकि डीएनए ऑलरेडी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है।
और अगर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर फर्दर क्वाइलिंग करे तब तो आप उसको सुपर क्वाइलिंग ही कहोगे, और सुपर क्वाइलिंग या उसी को अल्टरनेटिवली मेंशन किया जाता है सुपर ट्विस्ट। और सुपर क्वाइलिंग के दौरान कितने टर्न्स डेवलप हो रहे हैं, तो 1.75। और ये मैं किसके रेस्पेक्ट में मेंशन कर रहा हूँ, तो कोर डीएनए के रेस्पेक्ट में मेंशन कर रहा हूँ, जो 147 बेस पेयर का है, और डायरेक्शंस आप शो कर रहे हो इस सुपर क्वाइलिंग का लेफ्ट हैंडेड। तो अब इन दो स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। द हिस्टोन टेट्रामर इन द कोर ऑफ द न्यूक्लियोसोम कंप्राइज H2A, H2B, H3 एंड H4। ये गलत है क्योंकि टेट्रामेरिक फॉर्म नहीं होता है, ऑक्टामेरिक फॉर्म होता है, और H2A, H2B, H3, H4 के सिंगल कॉपी नहीं होते हैं, 2 कॉपीज होते हैं। Q statement, the N-terminal tail of the core histones are believed to stabilize the 30 nanometer fiber of nucleosomal DNA by interactions with the adjacent nucleosome। देखो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये क्यों करेक्ट स्टेटमेंट है इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। R और S ऑप्शंस को भी रीड कर लेते हैं। द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ N-terminal tail as well as the globular domain of the core histone modulate transcriptional events, or according to the zigzag model of the 30 nanometer fiber, the linker DNA circle around the central axis of the fiber as DNA move from one nucleosome to next। इन इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। देखो मैं यहाँ एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर शो किया हूँ, और ये हिस्टोन प्रोटीन है H2A, H2B, H3 एंड H4। और इन हिस्टोन प्रोटीन का जो एन टर्मिनस है उसे मैं यहाँ एन टर्मिनल टेल के तौर पर शो किया हूँ, और इस एन टर्मिनल टेल में प्रेजेंट अमीनो एसिड केमिकल मॉडिफिकेशन के प्रोसेस में इंटर करते हैं, और केमिकल मॉडिफिकेशंस के तौर पर आप मिथाइलेशन के प्रोसेस को शो करते हो, एसिटाइलेशन के प्रोसेस को शो करते हो, फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को, यूबिक्विटिनेशन के प्रोसेस को। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को आप एन टर्मिनल टेल में शो करते हो। और ये केमिकल मॉडिफिकेशन परमानेंट फीचर नहीं है, ये एक रिवर्सिबल फीचर है, और इस केमिकल मॉडिफिकेशन के कारण डिफरेंट डॉकिंग साइट या बाइंडिंग साइट क्रिएट होता है, जिससे अदर प्रोटीन्स की भी बाइंडिंग होती है। अब अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन के एन टर्मिनस टेल में अगर एसिटाइलेशन वाले कंडीशन को अगर शो करूंगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में क्रोमेटिन का वो रीजन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। उसी तरह से अगर मैं मिथाइलेशन के प्रोसेस को एन टर्मिनल टेल पर शो करता हूँ, तो मिथाइलेशन के कारण ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव कंडीशन भी बन सकता है और इनएक्टिव कंडीशन भी डेवलप हो सकता है। और ये सारे मॉडिफिकेशन जो आप एन टर्मिनल टेल में शो कर रहे हो, ये ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद हो रहा है, तो आप इसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के तौर पे कहोगे। और इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन का रोल आप ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में आप शो कर रहे हो, क्योंकि अगर हाइपर एसिटाइलेटेड कंडीशन है तो वो रीजन क्रोमेटिन का ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, अगर हाइपर मिथाइलेटेड कंडीशन है तो उस कंडीशन में वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। तो इस तरह से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो आप एन टर्मिनल टेल के केस में शो कर रहे हो, ये ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है। और दूसरा कि इस पर्टिकुलर जो है केमिकल मॉडिफिकेशन के कारण जो डॉकिंग साइट क्रिएट हुआ उनसे अदर प्रोटीन की बाइंडिंग होती है, और उन बाइंडिंग के कारण जब 11 नैनोमीटर का फाइबर 30 नैनोमीटर के फाइबर में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस में ये पर्टिकुलर एन टर्मिनल टेल का केमिकल मॉडिफिकेशन ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। इट मीन्स कि 11 नैनोमीटर का फाइबर अगर 30 नैनोमीटर के फाइबर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो एन टर्मिनल टेल का केमिकल मॉडिफिकेशन है ये भी रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसी केमिकल मॉडिफिकेशन के कारण आप क्लोज्ड क्रोमेटिन एंड ओपन क्रोमेटिन वाले कंडीशंस को मेंशन करते हो। ओपन क्रोमेटिन का मतलब हुआ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड क्लोज क्रोमेटिन का मतलब हुआ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, क्योंकि ओपन क्रोमेटिन में आप लेस कंडेंस कंडीशन शो करते हो और क्लोज क्रोमेटिन में आप हाईली कंडेंस कंडीशन को शो करते हो। तो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के आधार पर इन दो स्टेटमेंट को हम लोग चेक कर सकते हैं। द एन टर्मिनल टेल ऑफ द कोर हिस्टोन बिलीव टू स्टेबलाइज 30 नैनोमीटर, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ एन टर्मिनल टेल एज वेल एज द ग्लोबुलर डोमेन ऑफ द कोर हिस्टोन मॉड्यूलेट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, ये भी सही है। अकॉर्डिंग टू द जिगजैग मॉडल, सी जब 11 नैनोमीटर का फाइबर 30 नैनोमीटर के फाइबर में चेंज होता है, तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में हाउ 11 नैनोमीटर फाइबर कन्वर्टेड इनटू 30 नैनोमीटर फाइबर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए। एक को आप डिस्क्राइब करते हो सोलेनॉइडल मॉडल के तौर पर, जिसको अल्टरनेटिवली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं 1 स्टार्ट हेलिक्स, और दूसरा मॉडल है जिसे कहते हैं जिगजैग मॉडल, जिसे 2 स्टार्ट हेलिक्स मॉडल के तौर पर भी डिस्क्राइब किया जाता है। अब क्वेश्चन है कि 1 स्टार्ट हेलिक्स और 2 स्टार्ट हेलिक्स मॉडल में क्या फर्क है। देखो, अगर मैं ये 11 नैनोमीटर के फाइबर को अगर शो कर रहा हूँ
और 11 नैनोमीटर फाइबर का मतलब है कि मैं यहाँ न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को शो किया और ये 11 नैनोमीटर का फाइबर है। अब मुझे इसे 30 नैनोमीटर फाइबर में कन्वर्ट करना है। तो दो ऑप्शन है, एक तो इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो और 1 हेलिकल टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट हो, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर ये एक टर्न को कंप्लीट कर रहा है तो इसमें 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है। तो इसे कहा गया सोलेनॉइडल मॉडल। और इस सोलेनॉइडल मॉडल में अगर ये फर्स्ट न्यूक्लियोसोम है तो इट इज क्लोज टू द सेकेंड थर्ड के क्लोज है, तो इसलिए इसको कहा गया 1 स्टार्ट हेलिक्स में। और ऐसे कंडीशन में इन दो न्यूक्लियोसोम को सेपरेट करने के लिए जो डीएनए है वो यहाँ बेंडिंग वाले कंडीशन को शो कर रहा है। देखो ये सारे जो है बेंडिंग वाले कंडीशन को शो कर रहा है। बट अगर जिगजैग मॉडल को आप फॉलो करते हो तो जिगजैग मॉडल में क्या है कि अगर मैं इसे फर्स्ट न्यूक्लियोसोम के तौर पर कंसिडर कर रहा हूँ और ये सेकेंड न्यूक्लियोसोम है, ये थर्ड न्यूक्लियोसोम है, ये फोर्थ न्यूक्लियोसोम है, तो फर्स्ट सेकेंड के कंटेक्ट में नहीं है, थर्ड के कंटेक्ट में, और सेकेंड थर्ड के कंटेक्ट में नहीं है, फोर्थ के कंटेक्ट में। और आप देखो कि यहाँ दो न्यूक्लियोसोम को लिंक करने के लिए जो डीएनए है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन कंडीशंस में प्रेजेंट है। तो इस तरह से अगर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है 30 नैनोमीटर का तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो जिगजैग मॉडल के तौर पर। तो मैं यहाँ दो कंडीशन शो कर रहा हूँ, एक सोलेनॉइडल कंडीशन और दूसरा जिगजैग कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू द जिगजैग मॉडल ऑफ द 30 नैनोमीटर फाइबर, द लिंकर डीएनए सर्किल्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फाइबर। नहीं, ये सोलेनॉइडल मॉडल में आप शो करते हो कि जो सेंट्रल एक्सिस है उस सेंट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप यहाँ डीएनए को आप शो कर रहे हो और एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के कंटेक्ट में है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन सेल साइकिल से रिलेटेड है और CSIR JRF नेट के पेपर में सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो यहाँ 5 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है डी नोवो सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लिन बी आर एसेंशियल फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन इन ईस्ट। देखो पहली बात तो अगर मैं यहाँ ईस्ट को कंसिडर कर रहा हूँ तो ईस्ट के तौर पर आप बडिंग ईस्ट को भी कंसिडर कर सकते हो और फ्यूजन ईस्ट को भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ कंडीशन क्लियर नहीं है कि बडिंग ईस्ट के रिस्पेक्ट में ये कंडीशन पूछा जा रहा है या फ्यूजन ईस्ट के केस में। और सेकेंड कंडीशन ये भी है कि अगर मैं ईस्ट कंसिडर करता हूँ, चाहे वो बडिंग ईस्ट हो या फ्यूजन ईस्ट हो, आप साइक्लिन को यहाँ ABDE के तौर पर आप डिस्क्राइब नहीं करते, क्योंकि अगर मैं बडिंग ईस्ट के केस में साइक्लिन को कंसिडर करता हूँ तो साइक्लिन को CLN और CLB से डिस्क्राइब किया जाता है। अब CLB 1, 2, 3, 4 हो सकता है, CLN 1, 2, 3 हो सकता है। आप उसे साइक्लिन ABE के तौर पर जो है डिस्क्राइब नहीं करते। दूसरा कि अगर फ्यूजन ईस्ट है तब तो यहाँ एक सिंगल टाइप ऑफ द साइक्लिन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं CDC13 के तौर पर। तो पहली बात तो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मेंशन है विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट वो यहाँ साइक्लिन B नहीं होना चाहिए। सिंपली अगर आप मेंशन करते हो साइक्लिन तो ये बेटर होगा। अब स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। डी नोवो सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन आर एसेंशियल फॉर सेल साइकिल प्रोग्रेशन। देखो सेल साइकिल के प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के तौर पर आप डिस्क्राइब करते हो, जिसमें साइक्लिन का रोल रेगुलेटरी होता है और CDK कैटालिटिक रोल प्ले करता है। और कैटालिटिक जब ये रोल प्ले करता है तो ये प्रोटीन काइनेज वाली एक्टिविटी शो करता है और उस प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी से वो सेरीन एंड थ्योरेनिन को फॉस्फोरिलेट करता है, तो आप उसे सेरीन थ्योरेनिन काइनेज के तौर पे भी डिस्क्राइब करते हो। तो बेसिकली साइक्लिन और CDK का कॉम्प्लेक्स सेल साइकिल के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा है, जिसमें साइक्लिन रेगुलेटरी रोल प्ले कर रहा है और CDK कैटालिटिक रोल प्ले कर रहा है। और कैटालिटिक रोल जब ये प्ले करता है तो ये सेरीन थ्योरेनिन काइनेज एक्टिविटी शो करता है। अब सेल साइकिल के प्रोसेस के दौरान साइक्लिन की एक्टिविटी चेंज नहीं होती, साइक्लिन का अमाउंट चेंज होता है। तो सेल साइकिल के दौरान डिफरेंट साइक्लिन का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होता रहता है और अगर साइक्लिन का कंसंट्रेशन चेंज होगा तो चेंज सिंथेसिस के रेट में और डिग्रेडेशंस के रेट में डिफरेंसेस के आधार पर डेवलप हो सकता है। तो सेल साइकिल के दौरान साइक्लिन की सिंथेसिस का रेट और साइक्लिन के डिग्रेडेशन का रेट जो है चेंज होता रहता है। तो ये आप ऑलवेज माइंड में रखना कि साइक्लिन का अमाउंट चेंज होगा और अगर अमाउंट चेंज होगा तो उनकी सिंथेसिस का रेट और डिग्रेडेशन का रेट जो है डिफरेंट सेल स्टेजेस के दौरान जो है डिफरेंट होगा, जिनके कारण उनका अमाउंट सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के दौरान जो है डिफर करेगा। बट उनकी एक्टिविटी को आप कंसिडर नहीं करते।
बट जब आप सीडीके की बात करते हो तो सीडीके की एक्टिविटी चेंज होती है, इसका अमाउंट चेंज नहीं होता। और सीडीके की एक्टिविटी साइक्लिन डिपेंडेंट है, और साइक्लिन के प्रेजेंस में अगर सीडीके की एक्टिविटी अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो एक्टिविटी हायर हो सकती है, एक्टिविटी लोअर हो सकती है, बट सीडीके का अमाउंट चेंज नहीं होता, सीडीके की एक्टिविटी चेंज होती है। तो अगर ये फर्स्ट स्टेटमेंट के तौर पर मेंशन है, डी नोवो सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लिन आर एसेंशियल फॉर द सेल साइकिल प्रोग्रेशन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और साइक्लिन का अमाउंट सेल साइकिल के दौरान चेंज होता है, इस इंफॉर्मेशन को टिम हंट ने सबसे पहले फाइंड आउट किया था, और टिम हंट को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। डी नोवो सिंथेसिस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लिन बी, मैं अगेन यहाँ साइक्लिन को ही कंसिडर करता हूँ। एंड रिलेटेड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आर एसेंशियल। देखो साइक्लिन का तो डिग्रेडेशन और सिंथेसिस आप शो करते हो, बट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का आप नहीं शो करते हो। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की एक्टिविटी चेंज होती है, उनका जो है कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सीडीके एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन। देखो सीडीके की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी कैसे चेंज होगा, पहला तो सीडीके की एक्टिविटी डिपेंड करता है साइक्लिन के प्रेजेंस और एब्सेंस पर। तो अगर साइक्लिन का कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सीडीके की एक्टिविटी भी चेंज होगी। तो राइज एंड फॉल ऑफ साइक्लिन सीडीके की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दूसरा, सीडीके की एक्टिविटी फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस से भी रेगुलेट होता है। अब जैसे अगर मान लो कि मैं सीडीके को फॉस्फोराइलेट कर रहा हूं और 15th पोजीशन पर सीडीके का फॉस्फोराइलेशन हुआ इन केस ऑफ द फ्यूजन ईस्ट, विथ रेस्पेक्ट टू फ्यूजन ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं कि सीडीके के 15th पोजीशन पर फॉस्फोराइलेशन हुआ, और वो फॉस्फोराइलेशन एक सीडीके इनहिबिटिंग काइनेज के द्वारा परफॉर्म हुआ, जिसको आप मेंशन करते हो V1 के तौर पर। तो सीडीके इनहिबिटिंग काइनेज के तौर पर V1 काम कर रहा है, और फ्यूजन ईस्ट के सीडीके के 15th पोजीशन पर फॉस्फोराइलेशन अगर परफॉर्म करता है तो सीडीके की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। बट अगर फॉस्फोराइलेशन सीडीके एक्टिवेटिंग काइनेज के द्वारा परफॉर्म हो रहा है, जिसको CA से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वो फॉस्फोराइलेशन अगर 161 पोजीशन पर होता है तो उसे हम एक्टिवेटिंग फॉस्फेट के तौर पर डिस्क्राइब करते हैं, और ये सीडीके की एक्टिविटी को इनहांस करता है। तो फॉस्फोराइलेशन एंड डिसफॉस्फोराइलेशन सीडीके की एक्टिविटी को जो है चेंज करता है। फॉस्फोराइलेशन से एक्टिविटी बढ़ भी सकती है और फॉस्फोराइलेशन से एक्टिविटी कम भी हो सकती है, दोनों कंडीशंस आप शो करते हो। रेटिनोब्लास्टोमा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के डिस्कशन के दौरान भी मेंशन किया था कि दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ G2 टू M फेज। आप G1 से S फेज में ट्रांजिशन के दौरान रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट को आप कंसिडर करते हो। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आप एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन आप दोनों शो करते हो। इनएक्टिवेशन ऑफ SIC1 इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन इनटू द S फेज। अब इस स्टेटमेंट को चेक करना है। देखो SIC प्रोटीन CDK1 एंड CLB, चूंकि मैं बडिंग ईस्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ये CDK1 एंड CLB कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है और उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो इसका मतलब है कि ये एक इनहिबिटर के तौर पर रोल प्ले करता है, और इनहिबिटर के तौर पर ये अगर रोल प्ले कर रहा है तो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के लिए इनहिबिटर के तौर पर रोल प्ले कर रहा है, और इस इनहिबिटर के कारण सेल साइकिल का प्रोसेस जो है प्री मैच्योर स्टेज में S फेज में इंटर नहीं करता है। तो इट प्रिवेंट्स द प्री मैच्योर S फेज एंट्री, और साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के साथ ये बाइंड करता है। और अगर मैं बडिंग ईस्ट के रिस्पेक्ट में कंडीशन को अगर कंसीडर करूं तो ये CDK1 और CLB, ये जो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स है, इनके साथ बाइंड करके उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो एसेंशियल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ द S फेज, ये गलत है। इनएक्टिवेशन ऑफ SIC1 इज एसेंशियल फॉर ट्रांजिशन इनटू S फेज, ये करेक्ट है। तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू DNA ट्रांसपोजोन, और मैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पहले भी शेयर कर चुका हूँ। ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के 2 ब्रॉड कैटेगरीज आप शो करते हो, वन इज DNA ट्रांसपोजोन एंड सेकेंड इज रेट्रो ट्रांसपोजोन। तो यहाँ इंफॉर्मेशन ट्रांसपोजोन से रिलेटेड है, एंड फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है कि ट्रांसपोजोन्स हैव इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स एंड देयर इंटीग्रेशन जनरेट्स इन्वर्टेड रिपीट्स। दिस स्टेटमेंट इज नॉट एन करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये क्यों करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है,
इसे समझने के लिए आप एक टिपिकल ट्रांसपोजोन के स्ट्रक्चर को चेक करो। यहाँ मैं आईएस एलिमेंट को शो किया हूँ। आईएस एलिमेंट का प्रेजेंस आप बैक्टीरियल जीनोम में शो करते हो। ये एक डीएनए ट्रांसपोजोन का एग्जाम्पल है और इनका साइज 1 to 2 किलो बेस पेयर वेरी करता है। यहाँ मैं एक ओपन रीडिंग फ्रेम शो किया हूँ। इसका मतलब है कि इसके पास एक कोडिंग सीक्वेंस है, जिस कोडिंग सीक्वेंस की मदद से ये प्रोटीन को कोड करता है और उस प्रोटीन को आप ट्रांसपोजेज एंजाइम के तौर पर डिस्क्राइब करते हो और उसी ट्रांसपोजेज एंजाइम के कारण ये डीएनए ट्रांसपोजोन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करता है और इस मोबिलिटी के लिए ट्रांसपोजेज एंजाइम को ये खुद कोड कर रहा है, इसलिए आप इसे ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन की कैटेगरीज में प्लेस करते हो। तो आईएस एलिमेंट एक ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन है। जब आप इस टिपिकल ट्रांसपोजोन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हो तो इसके एंड पर आप इन्वर्टेड रिपीट शो करते हो और जब आप आईएस एलिमेंट के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हो तो इस ट्रांसपोजोन के एंड पर आप इन्वर्टेड रिपीट के प्रेजेंस को शो करते हो और ये इन्वर्टेड रिपीट का प्रेजेंस एक हॉलमार्क फीचर है क्योंकि ये ट्रांसपोजोन का एक इंटीग्रल पार्ट है। ऐसा नहीं है कि जब ये ट्रांसपोजोन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करेगा तो टारगेट साइट डुप्लीकेशन के प्रोसेस से ये डेवलप होगा, नहीं, ये इंटीग्रल पार्ट है। आप ट्रांसपोजोन के एंड पर आप इसके प्रेजेंस को ऑलवेज शो करते हो और इसको फ्लैंक करता हुआ मैं यहाँ डायरेक्ट रिपीट को शो किया हूँ और डायरेक्ट रिपीट इस ट्रांसपोजोन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। जब ये ट्रांसपोजोन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव करता है और वहाँ इंटीग्रेशन के दौरान वो डायरेक्ट रिपीट को डेवलप करता है जिसे आप टारगेट साइट डुप्लीकेशन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंटीग्रेशन के दौरान टारगेट साइट डुप्लीकेशन से डायरेक्ट रिपीट का डेवलपमेंट होता है, इन्वर्टेड रिपीट का डेवलपमेंट नहीं होता। इन्वर्टेड रिपीट तो एक इंटीग्रल पार्ट है जो आप एवरी ट्रांसपोजोन के केस में शो करते हो और यहाँ मैं एक टिपिकल बैक्टीरियल ट्रांसपोजोन को मेंशन किया हूँ, दैट इज द आईएस एलिमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है ए कंपोजाइट ट्रांसपोजोन कैन ट्रांसपोज एज ए यूनिट। देखो, जब आप डीएनए ट्रांसपोजोन को डिस्क्राइब करते हो तो उनके आप 2 कैटेगरीज को मेंशन करते हो, एक कंपोजाइट और दूसरा नॉन कंपोजाइट। यहाँ मैं एक कंपोजाइट ट्रांसपोजोन को मेंशन किया हूँ एंड TN9 इज ए कंपोजाइट ट्रांसपोजोन जो आप बैक्टीरियल जीनोम में शो करते हो और यहाँ मैं आईएस एलिमेंट 1 की 2 कॉपीज को शो किया। दिस इज द 1 कॉपी एंड दिस इज द सेकेंड कॉपी और इन दोनों कॉपी के बीच एक कोडिंग सीक्वेंस है और ये कोडिंग सीक्वेंस जिस प्रोटीन के फॉर्मेशन को कॉज करता है वो प्रोटीन क्लोराम्फेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है, उनसे रेजिस्टेंस डेवलप करता है, इसलिए यहाँ इसको मेंशन किया गया है क्लोराम्फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन के तौर पर। ये बेसिकली एक कोडिंग सीक्वेंस है, आप इसे ओपन रीडिंग फ्रेम के तौर पर कंसिडर कर सकते हो। बट इनके द्वारा जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड हो रहा है उनका रोल ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस में नहीं है, वो इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो एक एंटीबायोटिक क्लोराम्फेनिकॉल से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और इस क्लोराम्फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन को फ्लैंक करता हुआ यहाँ आईएस एलिमेंट प्रेजेंट है और ये आईएस एलिमेंट इंडिपेंडेंटली भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकता है। अब जैसे अगर मैं इस आईएस एलिमेंट 1 को अगर कंसिडर करूं तो ये इंडिपेंडेंटली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकता है क्योंकि आप यहाँ इन्वर्टेड रिपीट के प्रेजेंस को शो कर रहे हो और यहाँ कोडिंग रीजन आप शो कर रहे हो जिससे कि ट्रांसपोजेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सकता है। अगर मैं इस आईएस एलिमेंट 1 को कंसिडर करूँ तो ये भी इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। बट अगर ये 2 आईएस एलिमेंट को मैं एक साथ अगर कंसिडर करूँ और इनके बीच कोई प्रोटीन कोडिंग जीन प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में अगर मैं इस होल यूनिट को एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के तौर पर कंसिडर करूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर इस होल स्ट्रक्चर को एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के तौर पर अगर कंसिडर करता हूं तो इनके पास एबिलिटी है कि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर सकते हैं और जब ये पूरा का पूरा यूनिट जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करेगा तो इसके मूवमेंट के साथ साथ क्लोराम्फेनिकॉल रेजिस्टेंस जीन भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करेगा। तो इस कंडीशंस में आप यहाँ इस पूरे यूनिट को एक कंपोजाइट ट्रांसपोजोन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। अगर आप यहाँ आईएस एलिमेंट 1 को अगर आप कंसीडर करते हो तो ये एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपोजोन के तौर पर भी रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अगर ये 2 आईएस एलिमेंट 1 किसी प्रोटीन कोडिंग जीन को फ्लैंक कर रहा है और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक यूनिट के तौर पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है तो आप इसे डिस्क्राइब करते हो एज ए कंपोजाइट ट्रांसपोजोन के तौर पर। तो यहाँ
अगर मेंशन किया गया है एक कंपोजिट ट्रांसपोजोन कैन ट्रांसपोज एज ए यूनिट, तो ये करेक्ट है, क्योंकि आइस एलिमेंट इंडिपेंडेंटली भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकता है, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस ट्रांसपोजोन है। बट अगर दो आइस एलिमेंट के बीच अगर कोई प्रोटीन कोडिंग जीन प्रेजेंट है और ये पूरा का पूरा यूनिट अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है, तो आप ऐसे कंडीशन में इसे कंपोजिट ट्रांसपोजोन के तौर पर डिस्क्राइब करते हो। थर्ड स्टेटमेंट है द ट्रांसपोजिशन इवेंट में कॉज डिलीशन और इन्वर्जन और मूव ए होस्ट सीक्वेंस टू न्यू लोकेशन। देखो, मैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वन इज द ट्रांसपोजोन एंड सेकेंड इज द रेट्रो ट्रांसपोजोन। एंड ट्रांसपोजोन एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन के पास एबिलिटी होती है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर सके। जब ट्रांसपोजोन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है तो उसे आप डिस्क्राइब करते हो ट्रांसपोजिशन के तौर पर, और रेट्रो ट्रांसपोजोन के केस में आप टर्म अप्लाई करते हो रेट्रो ट्रांसपोजिशन। हालांकि मोस्ट ऑफ द लिटरेचर में ट्रांसपोजोन और रेट्रो ट्रांसपोजोन के मूवमेंट के लिए टर्म यूज किया जा रहा है ट्रांसपोजिशन, बट बेटर होगा कि दोनों में प्रॉपर डिस्टिंक्शंस हो। इसके लिए आप ट्रांसपोजोन के लिए टर्म अप्लाई करो ट्रांसपोजिशन, एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन के लिए आप टर्म अप्लाई करो रेट्रो ट्रांसपोजिशन। और जब आप ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस को कंसिडर करते हो तो ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस को भी आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। एक आप ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हो एज ए कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन के तौर पर, और दूसरा ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। तो कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन को आप सिंपली डिस्क्राइब कर सकते हो कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन, और रेप्लिकेटिव को आप डिस्क्राइब कर सकते हो कॉपी एंड पेस्ट। तो ट्रांसपोजिशन को मैं यहाँ 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ अंडर कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन एंड रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन। कंजर्वेटिव ट्रांसपोजिशन के दौरान आप कट एंड पेस्ट वाले कंडीशन को शो करते हो, इसलिए आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कट एंड पेस्ट ट्रांसपोजिशन, एंड रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन को आप डिस्क्राइब कर सकते हो कॉपी एंड पेस्ट। लेकिन जब आप रेट्रो ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस को शो करते हो तो रेट्रो ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस के दौरान रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म होता है, और उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से एक नया कॉपी बनता है, और फिर वो नया कॉपी किसी अदर साइट पर जाकर के इंटीग्रेट होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ डिस्क्राइब करते हो कॉपी एंड पेस्ट, बट यहाँ कॉपी एंड पेस्ट वाया आरएनए के द्वारा आप शो करते हो। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोजिशन एंड रेट्रो ट्रांसपोजिशन। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ ट्रांसपोजिशन इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ट्रांसपोजिशन इवेंट के कारण डिलीशन हो सकता है, इन्वर्जन वाले कंडीशन हो सकते हैं, और हो सकता है कि ट्रांसपोजिशन के कारण एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नए लोकेशन से जाकर के इंटीग्रेट हो जाए। ट्रांसपोजिशन इवेंट में कॉज डिलीशन, और ट्रांसपोजिशन का इवेंट डिलीशन कॉज कर सकता है, इन्वर्जन कॉज कर सकता है, और किसी सीक्वेंस के लोकेशन को चेंज कर सकता है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है द ट्रांसपोजिशन इवेंट में कॉज डिलीशन, इन्वर्जन, बट कैन नॉट मूव ए होस्ट सीक्वेंस टू ए न्यू लोकेशन। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस के दौरान जब लोकेशन चेंज होता है तो उस प्रोसेस के दौरान हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस का भी जो है पोजीशन चेंज हो जाए। नाउ एनालाइज दिस स्टेटमेंट। द रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन प्रोसीड थ्रू कोइंटीग्रेशन। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस के दौरान अगर आप रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन को कंसिडर करते हो तो यहाँ ट्रांसपोजोन सबसे पहले इंटीग्रेट करता है, और उसके बाद रेप्लिकेशन के प्रोसेस से एक न्यू कॉपी डेवलप करता है, और इसे आप कॉपी एंड पेस्ट प्रोसेस के तौर पर भी कंसिडर करते हो। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट को आप करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर कंसिडर करते हो, तो ये बी स्टेटमेंट करेक्ट। ये क्वेश्चन प्रोटीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है, और यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन ट्रैफिकिंग कैसे परफॉर्म होता है, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए। ऑन फर्स्ट स्टेटमेंट मेंशन है कार्गो सेलेक्शंस अकर व्हेन द कोड प्रोटीन बाइंड्स टू द सॉर्टिंग सिग्नल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाया एडेप्टर कॉम्प्लेक्स। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों ये स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर आप कंसिडर करोगे। प्रोटीन एक्सपोर्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सक्लूसिवली मीडिएटेड थ्रू COP2 कोटेड वेसिकल। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। Identical coat protein used in exocytic pathway and endocytic pathway. This is not a correct statement. Tethering of vesicles involves small GTPases of the RAF family. This is the correct statement.
and calithrin coated vesicles transport protein from plasma membrane to trans Golgi network to late endosome. This is not a correct statement. तो सबसे पहले सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं. सी, अगर प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर आप अगर शो करते हो तो आप इसे एंटेरोग्रेड डायरेक्शंस में कंसीडर करते हो, और अगर मैं अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रांसपोर्टेशन शो करता हूं तो इसे रेट्रोग्रेड डायरेक्शंस कंसीडर करते हैं. अब अगर मैं यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांसपोर्ट वेसिकल के फॉर्मेशन को शो कर रहा हूँ तो यहाँ कॉप2 कोटेड वेसिकल का फॉर्मेशन होगा. तो इट मीन्स कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्गी नेटवर्क अगर प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है तो कॉप2 कोटेड वेसिकल के द्वारा हो रहा है. बट अगर सिस गोल्गी नेटवर्क से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर मूवमेंट हो रहा है तो कॉप1 कोटेड वेसिकल से हो रहा है. अब मैं अगर यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट सिस्टर्नी को शो कर रहा हूँ, जैसे सिस, मीडियल, ट्रांस, तो इन सिस्टर्नी के बीच भी प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और इस दौरान भी आप ट्रांसपोर्ट वेसिकल के फॉर्मेशन को शो कर रहे हो. और यहाँ जितने भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स बनेंगे, चाहे सिस से मीडियल, मीडियल से ट्रांस, या ट्रांस से मीडियल, मीडियल से सिस, इट मीन्स कि एंटेरोग्रेड डायरेक्शन हो या रेट्रोग्रेड डायरेक्शन हो, जो भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनेगा वो कॉप1 कोटेड होगा. तो इस दौरान आप कॉप1 कोटेड वेसिकल के फॉर्मेशन को शो करते हो. अब अगर मान लो कि कोई ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट वेसिकल डेवलप हो रहा है और ये ट्रांस गोल्गी नेटवर्क के द्वारा डेवलप हो रहा है और ट्रांसपोर्ट वेसिकल एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से प्रोटीन या कार्गो को सेल के बाहर रिलीज कर रहा है, तो इस कंडीशंस में ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल या आप इसे सेक्रेटरी वेसिकल के तौर पर भी कंसीडर कर सकते हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूजन शो कर रहा है और मटेरियल्स जो इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल में पैक्ड है उनको बाहर रिलीज कर रहा है. तो इसे आप डिस्क्राइब करते हो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के तौर पर. और अगर अपोजिट डायरेक्शंस में अगर ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है कि एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का अपटेक अगर हो रहा है तो आप उसे एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के तौर पर डिस्क्राइब करते हो. और एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के दौरान एंडोसाइटिक वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है और ये एंडोसाइटिक वेसिकल के फॉर्मेशन के दौरान भी प्रोटीन का कोट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब भी आप ट्रांसपोर्ट वेसिकल के फॉर्मेशन को शो करते हो तो वहां आप प्रोटीन की कोटिंग जरूर शो करते हो. अब जैसे मैं अगर ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से सेक्रेटरी वेसिकल के फॉर्मेशन को शो कर रहा हूँ और ये एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ भी आप प्रोटीन के कोट को शो करते हो, बट ये प्रोटीन का कोट आज भी पूरी तरह से स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा प्रोटीन की कोटिंग यहाँ प्रेजेंट है. ये इंफॉर्मेशन आज भी पूरी तरह से नोन नहीं है, बट प्रोटीन का कोट आप यहाँ भी कंसिडर करते हो. और अगर मैं एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस को शो कर रहा हूँ और एंडोसाइटिक वेसिकल का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ भी प्रोटीन का कोट डेवलप होगा. और आपने क्लेथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो क्लेथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के दौरान क्लेथरीन का कोट डेवलप होता है. तो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के दौरान जिस प्रोटीन कोट को आप कंसिडर करते हो और एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के दौरान जिस प्रोटीन की कोटिंग होती है, उन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, वो दोनों सेम नहीं होते. और क्लेथरीन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से जो एंडोसाइटिक वेसिकल बनता है वो एंडोसोम से फ्यूज करता है, वो डायरेक्टली गोल्गी कॉम्प्लेक्स से फ्यूज नहीं करता. तो इस तरह के डिफरेंसेस को आप प्रोटीन ट्रैफिकिंग के दौरान आप स्टडी करते हो. तो इन इंफॉर्मेशंस के आधार पर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब जैसे यहाँ मेंशन है कि क्लेथरीन कोटेड वेसिकल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, ये गलत है. ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से पहले वो अर्ली एंडोजोम, लेट एंडोजोम से फ्यूजन शो करता है. और यहाँ मेंशन है कि एक्सोसाइटिक पाथवे और एंडोसाइटिक पाथवे में जो प्रोटीन की कोटिंग होती है वो आइडेंटिकल होते हैं. ये गलत इन्फॉर्मेशन था. और ट्रांसपोर्ट वेसिकल के फ्यूजन के प्रोसेस के दौरान आप एक रेगुलेटरी मोनोमेरिक जी प्रोटीन के इन्वॉल्वमेंट को शो करते हो दैट बिलोंग्स टू द रैप फैमिली. तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है जिसको यहाँ मेंशन किया गया.